नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ईवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा, छत्तीसगढ़। आज मैं यहाँ पर आप सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी, जो कि बीए और एमए दोनों ही क्लासेस के लिए यह काम में आएगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कोरोना वायरस प्रकोप से पूर्व का दृष्टिकोण होगा। आइए इस विषय में हम जानते हैं। इनके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय साधन एवं बड़े बाजार के रूप में, विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, सकल घरेलू उत्पाद तथा अनुमान के रूप में, मूल्य सूचकांक के रूप में, और समस्याएं जो कि बुरी हो सकती हैं या बुरी खबरों के रूप में, और अनुमान अशांति भरे माहौल में अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। तो इन सारे 7 बिंदुओं पर आज हम यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई। क्यों हुई 1991 से? हम 1991 से लागू भारत की नीतियों को हम उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति के रूप में जानते हैं, जिसको हम एलपीजी के रूप में जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं, और इसको हम आर्थिक सुधार की नीति कहते हैं। भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था, और सुधार लागू होने से पूर्व इनका जोरदार विरोध भी हुआ था, परंतु धीरे धीरे सुधार हुआ और अच्छे परिणाम आने लगे, तो जनता भी यहाँ पर खुश हो गई। हालांकि मूलभूत ढांचे में तेज प्रगति भी यहाँ पर हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में इनका स्थान दूसरा है। केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या की 17% भाग को शरण प्रदान करता है। 2005 में 10वें स्थान पर थे। 2003-4 में भारत विश्व की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के सांख्यिकी लेखकों के प्रमुख समाहार डाटाबेस दिसंबर 2013 के आधार पर की गई विभिन्न देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10वीं थी, और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत विश्व में 161वें स्थान पर है। 2003 में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से विश्व बैंक के अनुसार भारत का 183वां स्थान था। भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 के आधार पर हम यदि देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा था। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में साधन और एक बड़ा बाजार दिखाई देता है। यह इसका एक प्रमुख बिंदु है। यहाँ प्रतिभाशाली जनशक्ति का सबसे बड़ा पुल है। लगभग 2 करोड़ भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं और वे विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत विश्व में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के क्षेत्र में सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, और सिलिकॉन वैली में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 30% उद्यमी जो है वो पूंजीपति भारतीय मूल के हैं। इसी तरह से 2003 और 4 में भारत का कुल व्यापार 140.86 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% था। भारत का निर्यात 63.62% अमेरिकी डॉलर था और आयात 77.24 अमेरिकी डॉलर था। निर्यात के मुख्य घटक विनिर्मित सामान थे, जिनका प्रतिशत 75.03% था, और कृषि उत्पाद 11.67% था, तथा लौह अयस्क एवं खनिज 3.69% था। ये 2003-4 के आधार पर था। उसी तरह से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या अमेरिका के पश्चात दूसरे नंबर पर है। लघु पैमाने का उद्योग क्षेत्र, जो कि प्रसारशील उद्योग की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, के अंतर्गत लगभग 95% औद्योगिक इकाइयां आती हैं, जो विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का 40% है और निर्यात का 36% है। 32 लाख पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों में लगभग
1,80,00,000 लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। इसी तरह से भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात, प्रवासी द्वारा भेजी राशि तथा पर्यटन के फलस्वरूप बाह्य अर्जन 22.1 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है, यह कहा जा रहा है। भारत बहुत से उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसमें प्राथमिक और विनिर्मित दोनों ही आते हैं। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं, चावल, चाय, चीनी, मसाला इत्यादि के उत्पादन में अग्रणी है। उसी तरह से लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला और टाइटेनियम के समृद्ध भंडार बाजार में है, इसलिए भी इन्हें साधन का एक बड़ा बाजार कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के योगदान को यदि हम देखें तो यहाँ पर हम 3 क्षेत्र में इसको विभाजित करके पढ़ेंगे, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र है जिसको कृषि और सहबद्ध क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र है जिसको उद्योग, खनन और विनिर्माण कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र है जिसमें सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम देखें यहाँ पे 2013-14 के आंकड़े यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 13.9% अनुमान था प्राथमिक क्षेत्र में, अर्थात कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में। इसी तरह से द्वितीय क्षेत्र में भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 26.1% अनुमानित था। इसी तरह से तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर 59.9% क्षेत्र का योगदान रहा है। सकल घरेलू उत्पाद को देखें, अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद को भी हम यहाँ पर कई प्रकार के वर्गीकृत करके इसको पढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपए वर्तमान बाजार मूल्य पर, यहाँ पर भी मैं आपको 13-14 के ही आंकड़े बता रही हूँ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद 13-14 में 113,55073 रुपए करोड़ के रूप में बताया गया था, जबकि वृद्धि दर जो है वह 12.3% थी। इसी तरह से सकल घरेलू उत्पाद घटक लागत 2004-5 के मूल्य के हिसाब से यहाँ पर 5741791 रुपए करोड़ के रूप में बताया गया था, और इस समय वृद्धि दर जो थी वो 4.7 रही है। इसी तरह से प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय आय जो है मौजूदा कीमतों पर 13-14 में 4,380 के रूप में दर्ज की गई थी। अब हमारे सकल घरेलू उत्पाद को है और देखें, वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 18-19 में, अभी मैंने आपको 13-14 के आंकड़े बताए थे, अब 18-19 के 18-19 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी बढ़कर लगभग 148.41 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 17-18 में 167.73 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी, और यह 12.3% की वृद्धि दर को दर्शाती है। इसी तरह से राष्ट्रीय आय को देखिए, 18-19 में वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 167.03 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि 17-18 में यह आंकड़ा 148.49 लाख करोड़ रुपए था। वृद्धि दर जो थी यह 18-19 में 12.5% थी। उसी तरह से पिछले वर्ष वृद्धि दर 10.1% आंकी गई थी। प्रति व्यक्ति आय को देखिए तो 18-19 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,25,397 रुपए थी, जबकि 17-18 में प्रति व्यक्ति आय 1,12,835 रुपए थी, और इसमें वृद्धि दर जो था 17-18 की तुलना में 8.6% वृद्धि दर दर्शाई गई थी। फिर हम देखें मूल्य सूचकांकों को, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य सूचकांक अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। अपस्फीति कारक के रूप में उपयोग में किए गए मूल्य सूचकांक जो थे वे इस प्रकार थे: खाद्य पदार्थ, विनिर्मित उत्पाद, बिजली और सभी जिनसों के संदर्भ में थोक मूल्य सूचकांक ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक 18-19 में क्रमशः -0.9, 4.1, 6.8 और 4.9% की वृद्धि दर्शाई गई थी। इधर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक 18-19 में 3.9% की वृद्धि दर्शाई गई थी। जीडीपी के अंतिम व्यय के वार्षिक अनुमान के आधार पर, जो कि 18-19 के हैं, वह 18-19 में वर्तमान मूल्यों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय 109.99 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वित्त वर्ष 17-18 में यह 99.14 लाख करोड़ रुपए आंका गया था। 18-19 में स्थिर मूल्यों पर
जो कि 11-12 पर निजी अंतिम उपभोग व्यय 77.26 लाख करोड़ रुपए आंका गया था, जबकि वित्त वर्ष 17-18 में यह 72.59 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इसी तरह से हमारे मूल्य सूचकांक 19-20 में सकल घरेलू उत्पाद 5% रहने का अनुमान है, जो कि 11 साल में सबसे कम है कहा जाता है। सांख्यिकी मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी 5% रह सकती है, जो बीते साल 18-19 में 6.8% थी। अर्थात यहाँ पर भी 1.8% का के लॉस में दिखाई दे रहे हैं। वही ग्रॉस वैल्यू एडेड 4.9% रह सकती है, जो इससे पहले 18-19 में 6.6% थी। यहाँ पर भी हमको लगभग यहाँ पर 2% का की कमी दिखाई दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी सी बुरी खबर या हम कहें आलोचना यह भी कही जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 18-19 में हम कहें निम्न विकास दर को दिखा रही है, निवेश का नकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है और व्यापार घाटे में बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सब हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी सी बुरी खबरों के रूप में सामने आ रही है। इसी बिंदु को हम यहाँ पर विश्व बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार देखें तो विश्व बैंक ने विकास दर घटाकर 5% कर दिया है, यह कहा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ढलान की ओर जाती दिख रही है। नए साल में बमुश्किल 10 दिन बीते थे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यही 3 बुरी खबरें आई और यह 9 जनवरी को विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 6.5% से घटाकर 5% कर दिया, यानी 1.5% की सीधे कमी कर दी है। हालिया की रिपोर्ट में हम देखें 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टिव रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से पैदा हुई क्रेडिट कमजोरी गिरावट का प्रमुख कारण रहा है। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह कहा जा रहा है कि 5% की विकास दर जो विश्व बैंक ने बताई वह पिछले 11 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का सबसे खराब अनुमान साबित हो रहा है। इसी तरह से विकास दर 5 से घटाकर पुनः 4.6% कर दिया गया। विश्व बैंक से पहले भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर को लेकर अपना अनुमान घटा दिया था और उन्होंने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह कहा कि 5% से घटाकर इसे 4.6% कर दिया गया है। तीसरी बुरी खबर जो थी वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से आई थी, जो कि 7 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ 5% रह सकती है, जो 11-12 में थी, जिनका करंट प्राइस 7.5% होगा। अगर पिछले साल की शुरुआत से तुलना करें तो यह इस समय इन सभी रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के अनुमान बेहद सकारात्मक थे, जो कि अब बेहद निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर थी। अगली बुरी खबर हम देखें कृषि पर दबाव। भारत में कृषि पर दबाव बना हुआ है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति कम चल रही है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की कमाई पहले से कम हो रही है और जैसा कि वादा किया गया था कि कमाई दुगनी तिगनी हो जाएगी, वह नहीं हो पा रही है। किसान औद्योगिक उत्पादों के लिए मांग पैदा करते हैं। खेती से जुड़ी हुई आबादी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यहाँ पर यह मोबाइल फोन, कृषि मशीनरी, उपभोक्ता उत्पाद और सोने की मांग औद्योगिक वृद्धि को नया जीवन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि निराशाजनक दिखाई दे रहा है। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चौथी बुरी खबर है निर्यात बाधाएं। निर्यात वृद्धि में भी बाधाएं झेलने की संभावना है क्योंकि WTO की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिकुड़ रहा है, खासतौर पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मतभेदों के कारण और भारत से अमेरिका को फार्मास्यूटिकल निर्यात में भी समस्याओं का सामना करने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि वह भारत के ऊपर अनेक व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 18 के तिमाही रिपोर्ट में यह कहा गया कि कारपोरेट सेक्टर में 2338 कंपनियों का सामूहिक लाभ 28% सालाना कम हो गया है। 2005 में कंपनियों का सामूहिक लाभ 39.7% घटकर 47,500 करोड़ हो गया है,
यह पिछले 3 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन है। अनेक प्रसिद्ध नाम ज्यादा खर्चा और कम राजस्व के कारण घाटे का सामना कर रहे हैं। अनेक प्रसिद्ध नाम वाले उद्योग जैसे कि टाटा मोटर, वोडाफोन, आइडिया, पुंज, एल्डोलोयड और अदानी पावर इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगली बुरी खबर है चालू खाता घाटा। 2012-13 में कैड में भारी वृद्धि हुई और यह 11-12 के 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक 88.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा था। सरकार द्वारा शीघ्रता पूर्वक किए गए कई उपायों जैसे कि सोने के आयात पर प्रतिबंध आदि के परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा 12-13 में 10.5% से घटकर 13-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.9% रह गया था। तो चालू खाता घाटा जो था वह इस तरह से रहा। इसी तरह से अगला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर थी जीएसटी। अर्थव्यवस्था में सुधार की बजाय जीएसटी लागू करने से समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर पहले इतनी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती थी जीएसटी के संदर्भ में, जो कि अब करनी पड़ती है। जीएसटी भरने के बाद कंपनियों को रिफंड मिलता है, लेकिन रिफंड मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कंपनियों को लोन लेकर जीएसटी भरना पड़ रहा है। कई मामले में ये देखने में भी आया है कि अगर जीएसटी भरने के 15 दिन की देरी हो जाती है तो कंपनियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। इस वजह से कंपनियों का पैसा जीएसटी में फंस कर रह जाता है, क्योंकि जहां एक और रिफंड आने में देरी होती है वहीं दूसरी ओर उन्हें जीएसटी पहले से ही भरना पड़ता है। तो जीएसटी थोड़ा सा यहाँ पर समस्याएं खड़ी कर रहा है छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारियों के लिए। इसी तरह से नोटबंदी भी भारत सरकार का एक बड़ा कदम था, जिससे उन छोटे छोटे व्यवसायों पर असर डाला जो नकदी पर चला करते थे। ऐसी कंपनियां आज भी नोटबंदी के कारण जो नुकसान हुआ है उससे उबर नहीं पाई हैं। और तो और हमें ये भी पता चला है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है विशेषज्ञों ने कि इन सबका असर कितना हुआ है यह भी पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जीडीपी से जुड़े आंकड़ों से लेकर रोजगार आदि के आंकड़ों के साथ इतनी छेड़खानियां हो गई हैं कि अर्थव्यवस्था में सही सही क्या समस्या है इसका आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कहें कि फील्ड ऑफिसर और टैक्स कलेक्शन के बड़े बड़े लक्ष्य जो दिए जा रहे हैं वे यहाँ आयकर देने वाले आम लोगों समेत कंपनियों के लिए काफी परेशानी का कारण बन रहा है, जिससे माहौल जो है वह सही नहीं देखा जा रहा है। अर्थात एक अशांति भरे माहौल का निर्माण हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। अब इस अशांति भरे माहौल में किस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है इसको हम देखें तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे अनुमान भी है और अशांति भरा माहौल भी है। अशांति भरे माहौल वाले देशों में घरेलू निवेशक भी निवेश करना नहीं चाहते, जो नए कारखाने नहीं लगाते, नहीं अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, जिससे नई नौकरियां पैदा नहीं होती हैं और इस तरह ये माहौल फिर से जीडीपी को नुकसान पहुंचाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। सरकार को ज्यादा कर लेना पड़ता है इस समय और तरक्की के रास्ते में बाधक बनता है। ऐसे माहौल में युवा और महिलाएं नौकरी और व्यापार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस तरह जीडीपी घटती चली जाती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान नहीं हो पाता है। एक और चीज यहाँ पर सामने आती है कि सामाजिक समरसता का माहौल लाभकारी होता है। ये बात जर्मनी के इतिहास में छिपी हुई है। 19वीं सदी के जर्मनी में कुछ शहरों में किए गए एक अध्ययन ये बताते हैं कि जिन शहरों में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता सबसे ज्यादा है वहां पर नई खोजें और उनके पेटेंट सबसे ज्यादा हुए हैं, जिसे सबसे ज्यादा अन्वेषण का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से अशांति भरे माहौल में यहाँ पर अर्थव्यवस्था भारत की चल रही है। अर्थव्यवस्था के विकास की दर लगातार नीचे गिर रही है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इनकी खपत कम हो रही है। बीते साल में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, सरकार इससे बहुत ज्यादा चिंतित है। चीजों की खपत कम हो रही है। खपत कम होने की वजह क्या है, अगर इसका अंदाजा सही सही नहीं लगा पा रहे हैं। विकास दर के 5% के अनुमानित आंकड़े को छू पाएगी या नहीं छू पाएगी यह भी हम नहीं कह पा रहे हैं। इस सवाल पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि जो आंकड़े आते हैं वो एक तरह का अनुमान होते हैं, पर ये विकास दर कितनी हो सकती है इन आंकड़ों से, इसका आधार असंगठित क्षेत्र के आंकड़े होते हैं।
लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं होते हैं। यदि हम असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को यहाँ जोड़ दें तो इसका आधार और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की तरक्की यदि हम चाहते हैं तो इसके लिए हमेशा हमको विदेशी निवेश सबसे जरूरी हो जाएगा। हम $2 ट्रिलियन के निवेश की बाट जोड़ रहे हैं, ये अन्य विषय विशेषज्ञ कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था का माहौल जो है वह एक बहुत ही अशांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है। पुनः हम यहाँ पर अशांति भरे माहौल का अध्ययन करें तो विश्व जीडीपी के 2020 के लिए 3.9% गिरने का अनुमान है। निगेटिविटी हमको देखने को मिल रही है। भारत ने 2020 में प्रवेश आर्थिक मोर्चे पर कम वृद्धि अनुमानों के साथ किया है। इसके पीछे कई तिमाहियों की मंथर गति वाली अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी ने स्थिति को और निराशाजनक कर दी है। आपको हम यह जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जो कि दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी चाइना से। और इस तरह से इस कोरोना महामारी के कारण हम देखते हैं कि पूरे विश्व को यहाँ बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ रही है। कोरोना वायरस का प्रकोप जो है इसको हम थोड़ा सा देख लें। कोरोना वायरस का एक प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में हुआ। अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस जो है वह वायरस परिवार का एक बड़ा हिस्सा है जो बीमारी का कारण बनता है। इससे आम सर्दी से लेकर बहुत सारी बीमारियां होती हैं और गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नोवेल कोरोना वायरस का एक नया प्रकार है जो कि अभी तक मानव में नहीं पाया गया था, लेकिन अब यह देखने को मिल रहा है और यह सीधे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे गंभीर बीमारी के रूप में हमारे सामने आई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस महामारी ने स्थिति को निराशाजनक कर दी है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में कोविड-19 से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये महामारी दुनिया भर में 23 अप्रैल तक 1.8 लाख लोगों की जान ले चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान को बता रही है, आम जनता का नुकसान हुआ है। भारत में भी इस समय तक 700 मौतें हो चुकी थी। कोरोना वायरस संक्रमण ने दुनिया भर में करीब 4 अरब लोगों के घरों में लोगों को अपने बंद करके रखा हुआ है, अर्थात लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घर में हैं और इस कारण से उद्योगों को सामुदायिक फैलाव के डर से अपना उत्पादन बंद करने पर मजबूर कर रखा है, अर्थात लॉकडाउन हो चुका है और लॉकडाउन के कारण सारी अर्थव्यवस्था जो है वह मंदी के कगार पर चली गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह देखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह मंदी की स्थिति में चली गई है और जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था में पड़ा हुआ है। यह कोरोना महामारी कब तक खत्म होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह बहुत ही ज्यादा मंदी के कगार तक पहुंच गई है। इससे हम भाग नहीं सकते, इसको हमको स्वीकार करना ही होगा। तो आज का ये वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जो कि कोरोना महामारी के पूर्व की स्थिति को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आशा है यह स्टूडेंट के लिए अच्छी जानकारी और काम के लायक या अध्ययन के लायक होगी। धन्यवाद।